उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू। 3 लोकसभा और 33 विधानसभा का आज होगा फैसला। क्षेत्रीय दल बीजेपी पर भारी। डॉक्टर बाबा साहब को चाहने वालों में खुशी। लंदन में भीमराव अंबेडकर के घर को खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार। मानव तस्करों ने शरणार्थियों से भारी नाव डुबाई। इटली में 500 लोगों के मरने की आशंका। आईओएम संस्था की शिकायत पर जांच शुरू। सीएम पद को लेकर भाजपा शिवसेना में टकराव। सीट बंटवारे पर युति में भारी मतभेद। गठबंधन टूटने की कगार पर। और लव जिहाद पर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, जताया आश्चर्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ डॉक्टर बाबा साहब के चाहने वालों के लिए एक खुश खबर है। लंदन के हेनरिज रोड पर स्थित भीमराव अंबेडकर के 2050 वर्ग फुट के मकान खरीदकर महाराष्ट्र सरकार उसको स्मारक बनाना चाहती है। बाबा साहब यहां 1920 के दशक में रहते थे। इस संपत्ति को फेडरेशन ऑफ अंबेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदने की पहल की, जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 1920 के दशक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई के दौरान लंदन में इस घर में रहा करते थे और ये घर खरीदने के बाद जो वहाँ पर इसे संजोया जाएगा, साथ ही साथ अंबेडकर के जो भाषण है, किताबें है, वो इस घर में एक संग्रहालय के रूप में रखी जाएगी। उसके बाद जो है ये जो देश भर के उनके अनुयायी है, उनको चाहने वाले हैं, और साथ ही साथ भारत के जो उनके चाहने वाले हैं, अनुयायी है, उनको अंबेडकर को समझना और उनको जानना काफ़ी आसान हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति के दो मुख्य गठबंधन पार्टी शिवसेना भाजपा और कांग्रेस एनसीपी में सीटों के बंटवारे पर माथापच्ची अब भी जारी है। जहां शिवसेना और भाजपा गठबंधन टूटने की कगार पर है, वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में एनसीपी के हिस्से में 114 सीट दी जा सकती है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गोरेगांव में शिवसेना के विजन डॉक्यूमेंट 3 को जनता के सामने पेश किया। इस अवसर पर आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा शिवसेना की युति 25 सालों से चली आ रही है, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बढ़ा तो फैसला इस पार या उस पार का होगा, लेकिन हम युति को तोड़ना नहीं चाहते। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है, जल्द ही उस पर फैसला भी हो जाएगा। भाजपा 135 सीटें देना संभव नहीं है, ऐसी बात भी उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कही। जब तक चर्चा पूरी नहीं होती तब तक मैं युति के बारे में निगेटिव कुछ भी कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि वातावरण खराब करना मेरा काम नहीं है। ये अगर मगर की बात है। मैं चाहता हूं युति बनी रहे, हम युति में बनकर रहेंगे और सत्ता लाएंगे। मेरी ओर से तो पूरी कोशिश चल रही है। जब तक इस पर या उस पर होता नहीं, मैं निगेटिव कुछ कहने वाला नहीं हूं। केंद्रामध्ये मोदी सरकार बरोबर, एनडीएचं सरकार हे मोदी सरकार म्हणून 29 सहकारी पक्ष असताना साहजिक आहे भारतीय जनता पक्षाकडे 300हून अधिक जागा होत्या एकट्या भाजपाकडे, आणि तेव्हा त्यांनी मिशन 272 ना ते केलं। आता जो काय जागा वाटप झाल्या त्याच्यामध्ये शिवसेनेकडे 169 जागा आहेत, आणि 169 जागा असल्यानंतर जर युवासेनेने मिशन 150 केलं तर त्याच्यात चुकीचं काय आहे? त्यांनी मिशन 272 केल्यानंतर आम्ही आक्षेप घेतला का? आम्ही त्यांना मनापासून मदत केली, कारण आम्हाला मनापासून नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी हवे होते आणि ते आले, ह्याचा आम्हाला आनंद आहे।
आनंद आहे. आम्ही तिकडे खळखळ केली आणि करण्याचं कारण नव्हतं, नाहीच आहे. मैंने तो कभी ऐसा ऐलान नहीं किया मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र के दौरे पर, क्योंकि महाराष्ट्र मेरा घर है, अपना घर है, तो हमेशा मैं घूमते रहता हूँ महाराष्ट्र में. पिछले हफ्ते भी मैं गया था. अभी थोड़ी सी जैसे कि आपको पता है ऐलान तो हो चुका है और सारे लोग मेरे घर पर मैंने बुलाए हैं. हमारी अपनी सीटों की लिस्ट तैयार हो रही है और उसके बाद फिर से घूमना मैं शुरू करूंगा. महाराष्ट्र की राजनीति फिर एक बार हलचल तेज हो गई है. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शिवसेना और भाजपा में सीटों को लेकर भारी मतभेद सामने आ रहे हैं. लोकसभा चुनाव में जीत का सेहरा भाजपा अकेले ही मोदी के सर पर बांधकर खुश थी. शिवसेना इस बात को लेकर अब विधानसभा में भाजपा को पहले ही याद दिलाने पर अड़ गई है. शिवसेना इस बार भाजपा को ज्यादा सीटें विधानसभा चुनाव में नहीं देना चाहती, जबकि बीजेपी नेता 144 सीट नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं. लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भारी बहुमत तो मिला, मगर इस जीत का सारा श्रेय शिवसेना को दरकिनार कर मोदी सरकार ने अकेले ही ले लिया और तभी से गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई. मगर अब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव तिथि की घोषणा हो जाने के बाद आलम यह है कि भाजपा और शिवसेना में सीटों को लेकर खींचतान फिर से बढ़ गई है. अपनी सहयोगी पार्टी को नसीहत देते हुए ज्यादा लालच करने से रिश्ते टूट जाते हैं, ऐसी टिप्पणी करना शिवसेना नहीं भूली. साथ ही गठबंधन के सहयोगियों को जीत का सपना जरूर देखना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज्यादा सीटों का लालच छोड़ना होगा, ऐसी टिप्पणी भी उन्होंने की. जो बात मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में लहर चली क्या, तमिलनाडु में लहर चली, नवीन पटनायक जी के यहाँ लहर चली, पंजाब में लहर चली, बाकी जगह लहर नहीं चल रही है, महाराष्ट्र चली, यूपी में चली, तो वो भी एक है ना, साथी कौन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है. लहर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए. अगर हम बदनाम होते तो लहर यहाँ भी इतनी चलती. उद्धव ने भाजपा की ओर साफ इशारा करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन 25 साल पुराना है, लेकिन बीजेपी को अपनी सीमा में रहना चाहिए. सीट बंटवारे के गणित के अनुसार जो सीटें शिवसेना नहीं लड़ेगी वो भाजपा को दी जाएगी. दूसरी तरफ ऐसी भी धारणा दिखाई दे रही है, यदि चुनाव के बाद शिवसेना भाजपा और साथी दलों के महागठबंधन की सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री केवल और केवल शिवसेना का ही होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, 11 न्यूज, मुंबई. शिवसेना और बीजेपी में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है. ऐसे में चुनाव आने से पहले ही विरोधी पक्ष और भाजपा नेता विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री बनने का सपना जाहिर किया. मीरा भाईंदर में एक खास सभा के दौरान विनोद तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सत्ता आने के बाद वो गृह मंत्री जरूर बनना चाहेंगे और सिंचाई घोटाले को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं. ये मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन वाला जो मामला है, एक बात मैं तो पक्की हर सभा में बोलता हूं, सरकार आने के बाद गृह मंत्री तो मैं ही बनने वाला हूं. पहला काम इस सिंचाई में घोटाला करने वाले अजित पवार को जेल में डालना और दूसरा काम कई पुलिस अफसर ये जो अंडरस्टैंडिंग में करते हैं और लोगों को, व्यापारियों को तंग करते हैं, उनको ठिकाने पे लगाना. और मैं तो मानता हूं कि मीरा भाईंदर वसे विरार मिलकर एक नया कमिश्नरेट होना चाहिए, वहां एक नया आईपीएस कमिश्नर आना चाहिए. भाईंदरला एक स्मार्ट सिटी मध्ये रूपांतरित करण्याचा वादा हा आमचा आहे आणि या ठिकाणी व्यापारी हा एका अर्थाने जनतेची सेवा करत असतो. त्या व्यापाऱ्याला ताकद देऊन तो सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो हे पाहणं हे आमच्या सरकारचं काम असेल आणि आम्ही एलबीटी रद्द करू म्हणजे करू इतकं व्यापाऱ्यांना मी आज मीरा भाईंदरमध्ये सांगितलंय. भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीच्या विषयामध्ये तणाव निर्माण झाला हे खरं आहे, पण तो निवडेल याची मला आशा है. मुझे लगता है कि इस विषय में कहा गया कि पुलिस ने जिस प्रकार इस विषय में ध्यान देकर काम करना चाहिए,
सभी विषय कोई लव जिहाद के नहीं होते, लेकिन जरूर इस प्रकार की बातें होती रहती है और उस पर नजर। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की 17 सितंबर को होने वाली मुलाकात को लेकर इन दिनों गुजरात सरकार काफी उत्साहित दिख रही है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे की क्या विशेषताएं होगी, पेश है खास रिपोर्ट। भारत के साथ कदम से कदम बढ़ाने को तैयार है चीन। इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की 17 सितंबर को होने वाली खास मुलाकात को लेकर गुजरात सरकार काफी उत्साहित है। सरकार को लग रहा है कि अब वाकई ही गुजरात के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दौरे के साथ गुजरात में चीन के नामी उद्योगपतियों और कंपनी के सीईओ को साथ लेकर आएंगे। सूत्रों की माने तो जिनपिंग 50 से ज्यादा उद्योगपतियों को अपने साथ लाएंगे और इसी बीच गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की जाएगी, जिससे चीन और गुजरात के व्यापारिक संबंध और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान चीन 2 औद्योगिक पार्कों का निर्माण की घोषणा कर सकता है, जिसमें पहला पार्क गुजरात में और दूसरा पार्क महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अब देखना यह है कि चीन के राष्ट्रपति के इस दौरे से भारत सरकार को कितना फायदा होता है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों के साथ भारतीय उद्योग जगत की निगाहें भी इस दौरे पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रचार शुभारंभ के लिए कोल्हापुर में आए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राज्य में शिवसेना को बीजेपी के दबाव के नीचे झुकना ही होगा, ऐसा मत भी उन्होंने व्यक्त किया। पक्षाचे नेतृत्व जे काँग्रेसचे अध्यक्ष वगैरे जे आहे ते सध्या देशाच्या बाहेर आहेत। माझ्यावर वैयक्तिकपणे आज उद्या कधीतरी येतील। काँग्रेस पक्षाचे नेते साहजिकच आपल्या नेत्यांची विचारविनिमय करतील आणि नंतर आम्ही काही त्यांना प्रस्ताव दिलेले असतील त्यासंबंधीची आपली मतं सांगतील। आमच्या वतीनं जे काम करतात चर्चेचं काम राष्ट्रवादीच्या वतीनं, ते जरी त्यांनी चर्चा केली ते शेवटी माझ्या अध्यक्ष म्हणून कानावर घालतात आणि ही जशी आमची अंतर्गत परिस्थिती तशीच काँग्रेसची आहे। कपड़ों के व्यापारी राजमल्लू नामक व्यक्ति को व्यापार के बहाने 4 लोगों ने बुलाया और फिर उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया गया और 5 लाख रुपए की मांग करने के बाद खुद को मुसीबत में देखकर व्यापारी ने शोर मचाना शुरू किया। तभी लोगों ने उनका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घर वालों ने खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया में कामूर्ति गायत्री नगर एरिया है, जहाँ पे राजमल्लू आलूवाला, ये 47 साल का आदमी जो अपने पावरलूम का काम देखता था, वो घर पे वापस नहीं आया रात को 10 बजे तक। 27 अगस्त की बात है ये। तो उनके लड़का नवीन, इन्होंने पुलिस स्टेशन में शुरू में मिसिंग की फिरियाद दी। उसके बाद में ये पता चला कि ये राजमल्लू जो है ये उन्हीं के पहचान का विनोद नाम का एक लड़का है। ये उनको कभी कभी मोटरसाइकिल पे बिठाकर घर पे लाता था या घर से लेके जाता था। तो उनको पूछताछ करने के बाद में उसने संदेह की बातें की, तो उस पर से उनको डाउट आया कि विनोद और उसके साथीदारों ने उसके पिताजी का अपहरण किया होगा। इस तहत उन्होंने फिरियाद 10 सितंबर को कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उसके आधार पर शुरू में पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया और इसमें स्पेशल टीम कुंभारवाड़ा पुलिस ने लगाई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की भी टीम काम कर रही थी। ये संदेह चारों आरोपी विनोद और उसके 3 साथीदार, जिसमें एक का नाम अनिल है, एक रवि है और एक हर्ष है, जो करीबन 25 से 27 साल की उम्र के हैं,
तो ये सब के चारों ये एक्यूज उनके घर से लापता थे, जिसके कारण और ज़्यादा संदेह पुलिस को आया और जो स्क्वाड पुलिस ने बनाया था इन चारों की तफ्तीश के लिए और ये राजमल्लू जो मिसिंग थे, तो उसमें कि ये शुरू में रवि, इसमें शुरू में विनोद ये आरोपी पकड़ा गया और उसके बाद में 3 आरोपी भी। साईं बाबा विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक साई मंदिर ट्रस्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने न्यायालय को ये बताया कि साईं बाबा हिंदू थे और वो हिंदू होने के कई प्रमाण न्यायालय को देने को तैयार है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 17 सितंबर को होने वाली है। विदेशी पैसों के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि शिरडी के ही नहीं, साथ ही बाकी जो मंदिर है उनकी भी पैसों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुंबई के खार इलाके में पत्नी के अवैध संबंध के चलते पति रवि गौड़ा ने अपनी पत्नी शांति बाई की हत्या कर डाली। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से रवि गौड़ा शांति बाई की अवैध संबंध के चलते रवि काफी परेशान था, जिसके बाद रवि ने उन दोनों को बीती रात एक साथ देख लिया। देखते ही रवि ने दोनों पर जानलेवा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके चलते शांतिबाई की जगह पर मौत हो गई। सुबह 3 बजे खार स्टेशन के सामने खार रोड पे एक महिला और एक आदमी इंजर्ड हुए हैं। ये खबर मिलने के बाद हमारे पुलिस उधर गए और उधर महिला मृत मिली और एक आदमी इंजर्ड हुआ था, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। नाउ ही इज़ इन आईसीयू में है। तो तहकीकात करने के बाद वो महिला के पति ने ही उनको मारा था, ये मालूम पड़ा। उसको भी ताबे में लिया है और गुने का तपास चालू है। शिरडी के सिंडिकेट बैंक से 1 लाख रुपए चोरी होने की घटना सामने आई। मामला कुछ इस प्रकार था कि बैंक में 1 लाख रुपया जमा करने गए शिरडी कर्नाटक भवन होटल के मैनेजर ने अपना 1 लाख रुपया कैश काउंट पर रख दिया। उसी समय 6 से 7 लोग बैंक में घुस आए। उन लोगों ने मैनेजर से कहा कि आपके पैसे नीचे गिरे हैं। जैसे ही मैनेजर पैसे उठाने के लिए नीचे झुके, उन लोगों ने कैश काउंटर पर पड़ा पैसा 1 लाख रुपया जो है वो लेकर फरार हो गए। मैं अभी सिंडिकेट बैंक में आया, हमें कर्नाटक भवन में काम कर रहा है। इधर 1 लाख रुपया पैसा भरने के लिए मैं बैंक में आया सुबह। वो काउंटर में पैसा रखा है। वो उस टाइम में कोई पीछे लोग आके मेरे को पैसे, तुम्हारा पैसा गिरा है बोल दिया। मैं पीछे घूम के वो पैसे लेने के लिए दे गया, फिर रिटर्न करने के बाद वो मेरा पैसा चला गया। वो पीछे आदमी था, वो कोई लेके गया। मैं बाहर आया, मुझे नहीं दिखाई दिया। ये कंप्लेंट बारे में इसको। हज यात्रियों का पहला जत्था मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से रवाना हो चुका, जहां पर महाराष्ट्र के पालक मंत्री नसीम खान ने हाजियों के लिए सुखद हज की कामना के साथ यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई सुविधाओं की जानकारी भी दी। हर तरह से उनके लिए आसानी पैदा की गई है। हर चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखी गई है, चाहे मराठवाड़ा के हाजी हों, चाहे विदर्भ के हों या मुंबई के ज़रिए जाने वाले लोग हों। पहली फ़्लाइट महाराष्ट्र के हाजियों की 7-8 दिन पहले यहाँ पर औरंगाबाद से शुरू हुई है। दूसरी फ़्लाइट आज मुंबई से हो रही है। आने वाले दिनों में विदर्भ से नागपुर से शुरू तीसरी फ़्लाइट जाएगी। इस तरह से रेगुलर जाएगी। और तीनों जो एम्बार्केशन पॉइंट हैं उसके ऊपर स्टेट हज कमेटी के लोगों को पूरी तरह से निगरानी करने की हिदायत दी गई है। हमारे स्टेट हज कमेटी के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी मेंबर नए मुंतखब हुए हैं, जो अपॉइंट हुए नए, उनको पूरी तरह से रखी गई है। मैं खुद निगरानी रख रहा हूँ। महाराष्ट्र के हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर, इनकी देख रेख में मुंबई से आज ये पहला जत्था जो हमारा रवाना हो रहा है। मैं सबसे पहले सभी हाजियों को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारे हाथ से कोई गलत काम नहीं होने पाए, इसके लिए वो दुआ करें। जैसे हमारे नसीम खान साहब ने बताया और यहाँ के इंतजामात मैं देख रहा हूँ, हमारे भाईजान जो इब्राहिम भाईजान हैं, हमेशा हर साल जब यात्रा करने के लोग जाते हैं, हज यात्री जाते हैं, तो उनकी खिदमत में हमेशा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, मुंबई में मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिरामिड पद्धति से अलग अलग स्कीम चलाकर मेगा फाइन कंपनी ने निदेशकों ने निवेशकों के करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, लेकिन जो मुनाफे की रकम है वो निवेशकों को वापस लौटाने में वो नाकामयाब रही। उन वादों की वो कवायद पर खरी नहीं उतर पाई और जब आलम यह है कि परेशान होकर अब बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा रहे। पेश है खास रिपोर्ट। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड कंपनी का फर्जीवाड़ा। स्कीम चलाकर पहले दिया लोगों को बड़े मुनाफे का लालच, उसके बाद लूट ली निवेशकों के खून पसीने की कमाई। गोरेगांव पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मेगा फाइन कंपनी, जी हां, एक ऐसी कंपनी जो वेबसाइट और अन्य जगहों पर मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पर यदि नजर डालें तो कंपनी कई प्रकार के व्यवसाय में अपने आप को अग्रणी बताती है और यदि निवेशकों पर गौर करें तो कंपनी के अच्छे मुनाफे के साथ लोगों को मूलधन की रकम यानी दुगने के आसपास देने का वादा किया गया था, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी किसी भी निवेशक का पैसा नहीं लौटा रही। मेरा नाम नाजिमा खान है और हमने 30 लाख रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया है। हमने हमारा घर मॉर्गेज करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। हमें घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो हमने सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी आई है जो वेबसाइट रजिस्टर्ड थी, तो उसकी वजह से हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। और जब भी हमको बताया गया था कि एग्रो फार्मिंग है और इस्लामिक वे से हमको प्रॉफिट दिया जा रहा था, तो इसीलिए हमने इसमें इन्वेस्ट किया है। आज उन्होंने हमें 6 महीने से कोई प्रॉफिट नहीं दिया है। हमारे घर में बैंक रिकवरी वाले आ रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है। जी, मैंने भी इन्वेस्ट किया है। मेरे 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट है, जिसका मतलब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी है ना वो रिटायर हो गए, तो उनकी जो आया था उनको पीएफ, तो हम लोगों ने वो इन्वेस्ट किया उसमें। अब ऐसा हो गया कि मेरे डैडी को हाई डायबिटीज़ है और उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है हमको, जिसकी वजह से वो आंखों पे पर्दा आ चुका है। और मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने यही कहा आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। कंपनी द्वारा दिए गए चेक बाउंस होने के बाद जब निवेशकों ने अपने आप को ठगा महसूस किया तो वे मेगा फाइन कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने सीधे पहुंचे मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जहां पुलिस ने एक एक कर तमाम निवेशकों की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आपको क्या जवाब दिया? हम लोगों को इंडिविजुअल एप्लीकेशन लाके सबमिट करने बोला है, स्टेटमेंट के लिए बाद में बुलाएंगे करके बोला है। हर कोई जालना और पूना से कोई आता है पैसा मांगने के लिए, उसको ये लाफा मारता है। उसका नाम है सिराज और एक मुनाफ पटेल जो है, और वो रहता है मीरा रोड में। और जब गरीब लोग ने पैसा लगाया है तो उसे देना इसका काम है। और ये औरत जो शान फातिमा जो इसकी पार्टनर है, ये रमजान के अंदर यहाँ से निकल गई, लोगों को बोली कि सहारनपुर में मैं 8 करोड़ रुपए दिलाती हूँ। 8 करोड़ तो छोड़ो, उसने 8 रुपये नहीं दी, वहाँ जाके सामान निकालने का बंदोबस्त कर दी उसने। जब भी इसके पास पूछेंगे तो बोलता है शरद पवार मेरे घर में आता है, आर पटेल घर में आता है। क्यों आर पटेल को खाना नहीं मिलता है? शरद पवार के घर में खाना नहीं है? ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को ठग देता है, क्यों देता है? इसका वजह क्या है? ये लोगों का कई 100 करोड़ों का फ्रॉड किया है। आपको मैं दर्शकों को बता देता हूं कि ये मणियार नाम का जो आदमी मेगा फाइन कंपनी चला रहा है, उसको जरूर किसी न किसी बड़े आदमी के से है, जिसके ऊपर उसने 300 करोड़ से बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला सिर्फ मुंबई का है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये घोटाला 1000 करोड़ का भी हो सकता है। और ये घोटाला PACL और सहारा की तर्ज पे किया गया है, चिट फंड कंपनी के नाम पे। और आज इनको सभी लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख के, पैसा गिरवी रख के कंपनी में पैसा भरा, लेकिन इनको कोई पैसा नहीं, इनको कोरे भर के चेक दिए जा रहे हैं और सारे चेक बाउंस हो जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में भी जो कार्रवाई की, लेकिन पुलिस स्टेशन में इनको उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अभी इनकी गुजारिश है कि ये मामला किसी भी तरह से इकोनॉमिक विंग्स में ट्रांसफर होवे और इनकी गिरफ्तारी करे। जितने भी डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पब्लिक के पैसे वापस मिलने चाहिए। लेमन न्यूज़ के लिए मुंबई से कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव।
राजकोट पुलिस ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में एक शराब से बोतल भरी हुई कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगातार 6 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने शराब से भरी हुई कार को अपनी पकड़ में ले लिया और शराब के जत्थे को अपने गिरफ्त में ले लिया। कार में सवार 3 लोगों में से 2 फरार हो गए और 1 पुलिस की गिरफ्त में है। ये घटना है राजकोट की, जहां पर एक शराब से बोतल से भरी हुई कार को पुलिस ने लगातार 6 किलोमीटर पीछा करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया। इसमें अवैध तरीके से शराब की बोतलें भरकर ये कार ले जा रहे थे। साथ ही साथ कार में सवार 3 लोगों में से 2 लोग फरार हो गए और केवल 1 को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिल पाई। अब इसके बाद ये बात का पता लगाने में पुलिस जुट गई कि ये शराब कहां से आ रही थी और कहां ले जाया जा रहा था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।